हेलो दोस्तों एंड वेरी वेरी वेलकम टू स्टडी IQ PCS। तो आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं हमारे उड़ीसा के भुवनेश्वर में चल रहे प्रवासी भारतीय दिवस की। 8 जनवरी से लेकर के 10 जनवरी तक ये समारोह चल रहा है और यहां से क्या क्या इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट हो रहे हैं जो हमारे एग्जाम में ना सिर्फ प्री में पूछा जाएगा बल्कि यहां से मेंस के भी बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो चलिए सेशन की स्टार्टिंग करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या बातें निकल के आई और कौन कौन सी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सारे अभी की बातें प्लस हमारे जो स्टैट्स हैं वो सब कुछ यहाँ पे कंप्लीट करने वाले, पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहले यहां पर आप इस न्यूज़पेपर में देख रहे होंगे कि मोदी जी किस तरीके से हमारे प्रवासी भारतीय दिवस के सम्मेलन में पहुंचे और उन्होंने इंडियन डायस्पोरा जो भारतीय प्रवासी हैं उनके लिए कुछ महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट किए। वो सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो ये हमारे देश का 18वां प्रवासी भारतीय दिवस है जो इस बार 8 से लेकर के 10 जनवरी के बीच में भुवनेश्वर में सेलिब्रेट हो रहा है। दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि प्रवासी भारतीय दिवस कौन से नंबर का 18वां है और कहां पे सेलिब्रेट हो रहा है, भुवनेश्वर में हो रहा है। और इसका थीम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डायस्पोराज कंट्रीब्यूशन टू द विकसित भारत। विकसित भारत की संकल्पना में प्रवासी भारतीयों का योगदान, इस थीम के साथ इस बार का प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेट हो रहा है। याद रखिएगा हमारे यहां पर जो प्रवासी भारतीय दिवस है वो बेसिकली 9 जनवरी को होता है। 9 जनवरी 1915 में जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से वापस भारत में आए थे, उस दिन को रिकॉग्नाइज करने के लिए हमारे देश के भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 2003 से इस 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की घोषणा की। अब दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको यह भी याद रखनी है कि ये जो 9 जनवरी है ये लगातार 2015 तक 2003 से हर साल प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता था। लेकिन 2015 से क्या हुआ कि इसको 2 सालों में कर दिया गया, मतलब अब साल नहीं मनाया जाएगा, हर 2 वर्ष में एक बार इसको सेलिब्रेट किया जाएगा। ठीक है, जैसे कि पिछली बार वाला जो हमारे 2023 में प्रवासी भारतीय दिवस है ये हुआ था इंदौर में, मध्य प्रदेश इंदौर में, और इस बार 2025 का हमारे भुवनेश्वर में हो रहा है। थीम भी आपको याद रखनी है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस हमारा होता है, लेकिन यह पूरा का पूरा समारोह इस बार 8 से लेकर के 10 जनवरी के तक सेलिब्रेट हो रहा है। चलिए इस समारोह में 8, 9 और 10 को क्या क्या चीजें हुई जरा एक एक करके हम देखते हैं। तो सबसे पहले प्रवासी भारतीय दिवस, ये जो हमारा सम्मेलन है भुवनेश्वर में हो रहा है। आपको मैंने थीम भी बता दिया, डायस्पोरास कंट्रीब्यूशन टू द विकसित भारत। डायस्पोरा मतलब प्रवासियों का, प्रवासी भारतीयों का भारत के विकास में क्या योगदान रहा है। तो ये इस थीम के साथ सेलिब्रेट हो रहा है। इसका शुरुआत 8 तारीख से हुई, मतलब 8 जनवरी से इसकी शुरुआत हुई और इसकी शुरुआत हमारे यहां पर आप देख पा रहे होंगे, ये है, आप सभी को पता होगा, मोहन चरण मांझी जो कि उड़ीसा के सीएम बने हैं इसी वर्ष, और ये हैं हमारे देश के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर मतलब विदेश मंत्री एस जयशंकर। इन्होंने इस कार्यक्रम की शुरुआत की। अब इस कार्यक्रम की शुरुआत का जो पहला दिन था ये था यूथ प्रवासी भारतीय दिवस, मतलब हमारा जो यूथ है प्रवास कर रहा है, मतलब अलग अलग देशों में जाके रह रहा है, उनको समर्पित था। और यहां से एक प्लेटफॉर्म की शुरुआत की जिससे कि वो प्रवासी यूथ जो भारत के बाहर जाकर के रह रहे हैं वो भारत से कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहां से इस प्लेटफॉर्म की शुरुआत होती है प्रवासी भारतीय दिवस का जो समारोह था उसके पहले दिन में। अब हम यहां पे बात करते हैं सर दूसरे दिन क्या हुआ। दूसरा दिन मतलब 9 जनवरी। 9 जनवरी वो दिन है जिस दिन प्रवासी भारतीय दिवस एक्चुअल में मनाया जाता है, और इस दिन जो चीफ गेस्ट थे आप सभी को दिख रहा होगा वो है नरेंद्र मोदी जी, जो इस समारोह के मुख्य अतिथि थे और उन्होंने इस समारोह की शुरुआत की दूसरे दिन। अब यहां से उन्होंने क्या क्या चीजें की एक एक करके हम यहां पे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने यहां पर इनॉग्रेट किया हमारे प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस को। ये देखिए प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस है, ये हमारे इनॉग्रेट की गई मोदी जी के द्वारा। कहां पर? निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन नई दिल्ली में। हालांकि वो तो भुवनेश्वर में थे तो उन्होंने रिमोटली यहां पर, रिमोटली का मतलब है कि ऑनलाइन, है ना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस ट्रेन को यहां पर इनॉग्रेट किया गया। अब ये जो प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस ट्रेन है ये एक हमारे प्रोग्राम चल रहा है, प्रवासी भारतीय जो तीर्थ दर्शन योजना, उस प्रोग्राम के तहत ये ट्रेन चलाई गई, जिससे जो हमारे विदेश में रहने वाले लोग जब भारत में आए, भारतीय हैं तो कभी ना कभी भारत में आएंगे, तो भारत में दिल्ली से
अलग अलग टूरिस्ट और रिलीजियस प्लेसेस पर, जितने भी भारत के इंपॉर्टेंट रिलीजियस प्लेसेस हैं उनको देख सकते हैं, उनका दर्शन कर सकते हैं। और ये ट्रेन निजामुद्दीन स्टेशन से चलेगी और 3 वीक तक का इसका टेन्योर होगा, मतलब 3 वीक तक ये भारत के अलग अलग स्थानों में हमारे जो प्रवासी भारतीय हैं उनको घुमाने का काम करेगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस यहां पे शुरू किया मोदी जी के द्वारा। इसके अलावा उन्होंने एक एग्जीबिशन की शुरुआत की, विश्वरूप राम, भगवान राम की पूरी जीवन गाथा को यहां पर दिखाया जाएगा। देन उसके बाद से उन्होंने डायस्पोरास का कंट्रीब्यूशन, मतलब जो प्रवासी भारत हैं उनका हमारे टेक्नोलॉजी और विकसित भारत में क्या कंट्रीब्यूशन है, इसके ऊपर चर्चा किए। एंड स्प्रेड एंड एवोल्यूशन ऑफ इंडियन डायस्पोरा, किस तरीके से भारतीय प्रवासियों का हमारे अलग अलग जगहों पर जाना हुआ और किस तरीके से उन्होंने वहां पर अपनी जड़ें जमाई। और अंत में वो हेरिटेज एंड कल्चर ऑफ उड़ीसा के ऊपर भी बात करेंगे, एक्चुअली उड़ीसा में जब ये समारोह हो रहा है। ठीक है, ये इनके पूरे शेड्यूल का यहां पर पूरा शेड्यूल की समरी थी। तो अब मोदी जी आते हैं माइक पर, और जब मोदी जी माइक पर आते हैं तो लाखों करोड़ों लोग उनको सुनते हैं और बहुत सारे न्यूज चैनल उनको कवर करते हैं, और हमारे एग्जाम में भी यहीं से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मोदी जी ने अपनी स्पीच में क्या क्या बातें बोली, कई सारी चीजों का इनॉग्रेशन कर चुके थे। यहां पर देखिए, प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस यहां पे इनॉग्रेट कर दी रिमोटली। देन उसके बाद से एग्जीबिशन शुरू कर दिया, एग्जीबिशन विश्वरूप भगवान राम का, जिससे बहुत सारे जो प्रवासी लोग आए थे वो इसको देखे। अब उन्होंने अपनी स्पीच शुरू की, और इस स्पीच में उन्होंने क्या क्या बातें बोली एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले उन्होंने यहां पर इंडियन जो प्रवासी हैं उनके कल्चर और हिस्टोरिकल एसेट के बारे में बात की, कि किस तरीके से वो विदेश में रहते हुए भी भारतीय संस्कृति का एक टुकड़ा अपने साथ लेके जाते हैं। इसीलिए चाहे वो हमारे यूएई में स्वामी नारायण मंदिर का इनॉग्रेशन हो या बाबा भीमराव अंबेडकर की हमारे न्यू जर्सी में प्रतिमा हो, तो भारतीयों के प्रेजेंस से भारतीय जो संस्कृति है, भारतीय जो संस्कार हैं, भारतीय जो संहिता है, वो अलग अलग जगहों पर पहुंच रही है। ये उन्होंने इससे शुरुआत की और सभी प्रवासियों का धन्यवाद दिया। देन उसके बाद से दूसरा इन्होंने यहां पर प्रपोजल रखा, मतलब एक यहां पे प्रस्ताव रखा, टू कॉम्प्रिहेंसिव रिसर्च ऑन द गिरमिटियास। तो अब यहां पे आते हैं गिरमिटियास क्या होते हैं और इन पे कैसे रिसर्च करने की बात रखी है। तो सबसे पहले हम गिरमिटियास को समझते हैं। तो दोस्तों, गिरमिटियास क्या थे? तो गिरमिटियास बेसिकली ये हमारे एक ऐसे मजदूर थे, ऐसे काम करने वाले लोग थे जिनको अंग्रेजों ने एग्रीमेंट के आधार पर अपने जहां जहां पे उनके उपनिवेश थे वहां पर मजदूरी के लिए भेजा, एक एग्रीमेंट के आधार पर। जैसे कि बागानों में काम किया, मिलों में काम किया, और वो भारतीय एक एग्रीमेंट के तहत भेजा गया। तो जो गिरमिटिया है वो ब्रिटिश में एक एग्रीमेंट को बोला जाता है, और इनको जहाजी मजदूर बोला जाता था। आजादी के पहले इन मजदूरों को जो बाहर जाकर के ब्रिटिश उपनिवेशों के देशों में काम करते थे, इनको जहाजी मजदूर बोलते थे, और अंग्रेज इनको गिरमिटियाज बोलते थे। अब ये जो मजदूर हमारे थे जब वहां पे गए, जैसे कि आप देखोगे कई सारे देशों में, मॉरिशस जो कि आपने नाम सुना होगा, हिंद महासागर में एक द्वीप समूह है, फिजी, देन उसके बाद से गुयाना, भूटान, देन उसके बाद से थाईलैंड, और आपका ट्रिनिडाद एंड टोबैगो के बाद सूरीनाम है, ट्रिनिडाद एंड टोबैगो, सूरीनाम। तो ये ऐसे देश हैं जहां पर अंग्रेजों ने हमारे इंडियंस को, गिरमिटियास को यहां पर भेजा, और ये वहां पर जाकर के माइग्रेट्स की तरह काम करने लगे, वहां का एटमॉस्फेयर अडॉप्ट कर लिए और वहां पे बस गए। इसीलिए आप देखोगे यहां पर हिंदुओं की संख्या बहुत ज्यादा है। मॉरिशस में तो आपको भोजपुरी हिंदी बोलने वाली बहुत बड़ी पॉपुलेशन मिल जाएगी। इसी तरीके से प्रशांत महासागर में फिजी देश है, इसी तरीके से गुयाना जो कि आप देखोगे हमारे साउथ अमेरिका में का कंट्री है, भूटान, थाईलैंड एंड ट्रिनिडाद एंड टोबैगो, थाईलैंड बार बार बोला, ट्रिनिडाद एंड टोबैगो, ये भी हमारा एक कैरेबियन कंट्री है जहां पर बहुत सारे भारतीय आपको देखने को मिलेंगे। और अंत में सूरीनेम है जहां पर बहुत सारे भारतीय आपको अब भी दिखाई दे रहे हैं, और ये उस एग्रीमेंट के तहत भेजे गए। अब इनके बारे में एक कॉम्प्रिहेंसिव रिसर्च की जाए, ये मोदी जी ने यहां पे प्रस्ताव रखा, और बोला कि इसके लिए उन्होंने सजेस्ट किया कि हम इनका डॉक्यूमेंटिंग करेंगे कि ये कहां से इनका ओरिजिनल प्लेस था, कहां से ये उत्पन्न हुए और कहां पर जाकर के सेटल हुए। फिर यहां पे बहुत सारे जो फिल्म हमारे बनाने वाले, उनको बोला कि इनकी जिंदगी के ऊपर आप स्टोरी के ऊपर फिल्म बनाइए, कि किस तरीके से ये इंडिया में रहते हुए मॉरिशस में गए, वहां पर उन्होंने अपनी किस तरीके से, बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं
जो फिल्म और अलग अलग डॉक्यूमेंट्रीज के जरिए लोगों तक पहुंचाई जा सकती हैं, है ना। साथ ही साथ उन्होंने यहां पर एक ऐसी चेन बनाने के लिए बोला जो कि इनके बारे में एक डिटेल अध्ययन करने में सभी देशों की मदद कर पाए। तो ये यहां पर मोदी जी के सजेशन थे गिरमिटियाज को लेकर के। और आज यहां पे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि गिरमिटियाज होते क्या हैं और किस तरीके से ये कहां कहां देशों में आपको देखने को मिलेंगे। आगे चलते, इंडिया का मैसेज क्या है मोदी जी का मैसेज अपनी स्पीच में, कि बुद्ध का समय है ना कि युद्ध का। तो यहां पर हमको शांति बनाने की जरूरत है। और उड़ीसा की धरती से उन्होंने जब ये बात बोली तो बोला कि बहुत साल पहले अशोक, जिसने एक मात्र और एक भयंकर युद्ध लड़ा जिसको कलिंग का युद्ध बोलते, इसी धरती पे लड़ा गया। जब वो आया तो देखा कि विलाप करते हुए जो परिजन है वो शवों पर ऐसे चिंघार रहे हैं जैसे लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा विनाश हो गया है। और अशोक का एक 13 साल के बालक को देख करके हृदय परिवर्तन हुआ और उसने बुद्ध धर्म को अपनाया, साथ ही साथ कभी भी युद्ध की तरफ ना जाने का निर्णय लिया। और अशोक के इस युद्ध वाली घटना को मोदी जी ने एग्जाम्पल के तौर पर प्रस्तुत किया और बोला कि अब अलग अलग जगह पर लोग अपने वर्चस्व के लिए लड़ाई झगड़े और युद्ध को न्योता दे रहे हैं। ये अब युद्ध का नहीं, बुद्ध का समय है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंडिया से इस हमारे जो बुद्ध संस्कृति की उत्पन्न हुई है, इसको पूरे देश में हम फैलाना चाहते हैं। अब चौथी बात उन्होंने बोली कि इंडिया बिकम द इकोनॉमी एंड ग्लोबल लीडर। जो जिस तरीके से इंडिया इमर्ज हो रहा है एक बड़ी इकोनॉमी की तरीके, इंडिया की इकोनॉमी का जिक्र भी यहां पे मोदी जी ने किया। कहा कि हमने 25 करोड़ लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकाल दिया है। मतलब जो गरीबी में रह रहे लोग थे 10 सालों में, हमने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाल दिया है। और हम 10 साल पहले 10वीं अर्थव्यवस्था से अब 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ निकले हैं और जल्द ही हम तीसरी अर्थव्यवस्था भी बन जाएंगे। तो 5वीं से आगे बढ़ निकले हैं और अब हम तीसरी की तरफ मूव कर रहे हैं, ये इन्होंने बोला। तो यहां पर इंडिया जिस तरीके से इंडिया एक ग्लोबल साउथ का देश होते हुए, जहां पर विकसित और विकासशील देशों की संख्या बहुत कम है, वहां पर इंडिया तेजी से बढ़ती हुई एक ऐसी इकोनॉमी बन रहा है जिसको ग्लोबल साउथ के जितने भी देश हैं वो अपनी आवाज के तौर पर जानते हैं। चाहे वो यूएन में हो या अलग अलग समिट में, वो चाहते हैं कि भारत उनकी आवाज बनके उनकी बातों को अपने जो वर्ल्ड लेवल तक है वो उसको पहुंचाए। तो भारत की जिस तरीके से 25 करोड़ की आबादी को पॉवर्टी से निकाला, हम जल्द ही तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने वाले हैं और ग्लोबल साउथ में हमारा जो रिस्पेक्ट है वो धीरे धीरे से बढ़ता चला जा रहा है, ये मोदी जी ने चौथी बात बोली। ठीक है, फिर उसके बाद से पांचवी जो इंपॉर्टेंट बात है यहां पे इस दूसरे दिन की, कि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ने भी यहां पे बोला कि हम प्रवासी भारतीयों को और ध्यान में रखते हुए हमारे जो मित्र देश हैं उनके साथ टाई अप करके उनके वीजा से लेकर के उनके रहने से लेकर के उनके हर प्रकार की सुविधाओं को ध्यान में रखेंगे और गवर्नमेंट उनको हर संभव सपोर्ट करेगी, चाहे वो हमारे विदेश में किसी भी प्रकार के संकट में फंसे। आप उन्होंने कई सारे अपने द्वारा चलाए गए मिशन की बात की, चाहे उन्होंने अजय मिशन की बात की, उन्होंने कावेरी मिशन की बात की कि किस तरीके से हमने अपने इजराइल से लोगों को निकाला, हमने सूडान से लोगों को निकाला, हमने यूक्रेन से मिशन गंगा के तहत यूक्रेन से लोगों को निकाला। तो हम हर तरीके का सपोर्ट करेंगे। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट और बहुत ही एक ऐसी हमारे मतलब एक ऐसी एनआरआईज और हमारे प्रवासी भारतीयों के लिए एक ऐसी सपोर्ट की बात की गई जिससे लाखों लोगों ने तालियां बजा करके एक्सेप्ट भी किया। तो ये कुछ बातें थी जो हमारे इस पूरे प्रवासी भारतीय दिवस में बताई गई और आप सभी के लिए यहां से एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, चाहे वो थीम था या मोदी जी के द्वारा कही गई बातें थी या आपने जो इनॉग्रेशन देखे शुरू में वो सारी बातें। अब दोस्तों आज 10 जनवरी के दिन जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं तो अभी द्रौपदी मुर्मू जी आज चीफ गेस्ट के तौर पे आएंगी और वो उन लोगों को सम्मानित करेंगी, उन हमारे प्रवासी भारतीयों को सम्मानित करेंगी जिन्होंने अपने अलग अलग क्षेत्रों में विदेशों में जाकर के धमाल किया है। तो आज अवार्ड्स और रिवॉर्ड्स का दिन है जिसका डिस्कशन भी हम लोग करेंगे। तो दोस्तों आप अगर हमारे ऐसे ही मेंस रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसके सेशन को देखना चाहते हैं तो डेली स्टडी IQ पीसीएस पे हमारा ये वीडियो आपको दिखाई दे रहा है, आप इसको देखिए। और इससे रिलेटेड मैं आपको एक मेंस का क्वेश्चन भी दे रहा हूं। यहां पर आज के इस टॉपिक से जो क्वेश्चन है, द इंडियन डायस्पोरा हैज स्केल्ड न्यू हाइट्स इन वेस्ट, डिस्क्राइब इट्स इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल बेनिफिट फॉर इंडिया।
यहां पर जो भारतीय प्रवासी है पश्चिम में जिस तरीके से उनकी संख्या बढ़ रही है, इसको भारत के आर्थिक और राजनीतिक जो प्रभाव है उसको आपको डिस्क्राइब करना है 10 मिनट में 150 शब्द। तो 10 मिनट का ये वीडियो, 10 मिनट में आपको इसको लिखना है। हो सकता है कि कुछ बातें आपको पढ़नी पड़े और 150 शब्दों में लिख करके आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर भेजिए, जहां पर मैं आपके जो भी लोग यहां पे आंसर लिखेंगे उनके आंसर्स को मैं हाईलाइट करके अगले वीडियो में अपने स्लाइड में दिखाऊंगा। तो आप जल्दी से लिखना शुरू करिए। वो सारे टॉपिक हम कवर करा रहे हैं। कल हमने आंध्र प्रदेश की पीएम की रैली को कवर किया था, आज हम लोगों ने प्रवासी भारतीय दिवस की रैली को कवर किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी चीजों को अच्छे तरीके से समझिए और ऐसे ही आपका डेली ये क्लास चलता रहेगा। तो जल्दी से जाइए, वीडियो को देखने के बाद मेंस का आंसर लिखिए और अपनी जो पढ़ाई है उसको स्मूथ और बिल्कुल डेडिकेशन के साथ कंटिन्यू रखिए। अगर आप हमारे स्टडी आईक्यू के पीसीएस बैचेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि आज लास्ट डे है एनरोल करने का, तो आप जुड़ सकते हैं। यूपी, बिहार, उड़ीसा, पंजाब, असम, हरियाणा, एमपी और वेस्ट बंगाल के साथ जम्मू कश्मीर, आपका स्टेट जरूर होगा मुझे लगता है। आपको पीसी लाइव कूपन कोड का इस्तेमाल करना है और मैक्सिमम डिस्काउंट का फायदा उठाना है। सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको हमारे इस कूपन कोड से मिल रहा है। जल्दी से जाइए, एनरोल करिए और अपनी तैयारी को सही दिशा में लेके जाइए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ गुड डे, बेस्ट ऑफ लक एंड बाय बाय।